डेट आज 27 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल की 8th मीटिंग होने वाली है, इसलिए ये न्यूज में है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए। नीति आयोग के अंदर आता है गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग का ही पार्ट है। नीति आयोग आप जानते हो, इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो हर 5 साल के लिए प्लान बनाता था, योजना बनाता था हमारे इंडिया में। लेकिन इसको डिसॉल्व करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया। अब ये एजेंडा तैयार करता है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से एजेंडा बनाता है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक की तरह काम करता है, थिंक टैंक। तो ये गवर्निंग काउंसिल है जो इसके अंदर, इसकी मीटिंग होने वाली है 8वीं। इसको प्रिसाइड कौन करेंगे? खुद प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसके हेड होंगे इस मीटिंग के। 27 मई यानी आज होने वाली है मीटिंग। इस मीटिंग की थीम होगी विकसित भारत एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। विकसित भारत का मतलब डेवलप्ड कंट्री, यानी कि डेवलप्ड इंडिया। 2047 तक हमने ये विजन रखा है कि 2047 तक हम अपने इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए है, अमेरिका है, यूके है, विकसित देश। और विकासशील देश हैं अभी हम, यानी कि डेवलपिंग कंट्री हैं अभी हम। डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, विकासशील देश। ये डिक्लेयर कौन करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि विकसित भारत, विकसित देश, और कौन सी कंट्री विकासशील कंट्री है, यानी कि विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री। ये खुद देखो कंट्री डिसाइड करती है कि हम डेवलप्ड हो गए या डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इंडिया का विजन है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना। और किसके आधार पे ये मतलब किसके आधार पे ये डिसाइड होता है कि कोई कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है? देखो जैसे HDI देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, परचेजिंग पावर कितनी है, एजुकेशन हेल्थ कैसा है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडस्ट्रीज का लेवल कैसा है। तो ये सब कुछ देखा जाता है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री, तब अपने आप को कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर करती है। और इंडिया में आपको पता है अभी बहुत सारे लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, गरीबी से, बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, रोजगार नहीं है। तो बहुत सारी अभी कमियां हैं, तो इनको दूर करके 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अब आते हैं गवर्निंग काउंसिल। इसमें देखो 8 प्रोमिनेंट थीम है जिन पे डिस्कशन किया जाएगा। 8 मुख्य बातें हैं जिन पे चर्चा की जाएगी इसमें, इस मीटिंग में। पहला तो यही है विकसित भारत एट 2047। एक MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे लघु मध्यमिक उद्योग है जो, उनके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, मिनिमाइजिंग कंप्लायंस, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, गति शक्ति फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हेल्थ, एजुकेशन वगैरह आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। ये देखो 8 पॉइंट आप याद रख सकते हो। गवर्निंग काउंसिल के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये नीति आयोग का ही पार्ट है गवर्निंग काउंसिल। इसमें देखो खुद प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं जो इसकी मीटिंग को हेड करते हैं, यानी कि इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इस मीटिंग के, जब गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है। और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं सदस्य? एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरा इसके चीफ मिनिस्टर होते हैं। जितने भी स्टेट हैं, राज्य, उनके सबके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। और यूनियन टेरिटरी है कोई जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि हमारे इंडिया में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरी। उनमें से 2 यूनियन टेरिटरी अभी ऐसी हैं जिनमें CM है, एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी है। तो इनके जो CM है वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके मेंबर है गवर्निंग काउंसिल के। जो UT ऐसी है यूनियन टेरिटरी जिनमें CM नहीं है, तो उनमें जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं कुछ, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर चूज करते हैं कि किस मेंबर को इसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट रखा जाए, यानी कि गवर्निंग काउंसिल का मेंबर कौन बनाया जाए। वो वाइस चेयरमैन होता है किसका? नीति आयोग का। और नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है वो होते हैं इसमें। और स्पेशल इन्विटीज होते हैं, कुछ को इनवाइट करते हैं, कुछ एक्सपर्ट वगैरह को इसकी मीटिंग में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर की तरह। 2021 में देखो इसको दोबारा बनाया गया था कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। और इसकी मीटिंग जो होती है, इसकी मीटिंग अभी 8वीं मीटिंग हो रही है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी
वो इसकी 2015 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। 2015 में, यानी कि जब ये नीति आयोग बना था उसके अंदर गवर्निंग काउंसिल थी, तो 2015 में पहली मीटिंग हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग कराने का, मतलब टारगेट क्या है, क्यों कराते हैं इसकी मीटिंग। देखो इसमें सारे स्टेट के सीएम भी आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के सीएम या लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं, और एक्सपर्ट आ रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जब सब ये मिलकर आ रहे हैं तो सबके बीच में चर्चा होती है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इसमें इंक्रीज यानी कि प्रमोट किया जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप जानते हो क्या है, संघवाद, यानी कि देखो सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस रहे, ज़्यादा पावर ना तो सेंटर के पास हो ना स्टेट के पास हो, तो इसमें एक बैलेंस रहे। फेडरलिज्म को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, यानी कि सेंटर स्टेट मिल के काम करें, तो उनमें कोई टकराव ना हो, तो इसके लिए इसमें चर्चा की जाती है। और इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल यहाँ पे डिस्कशन होता है फेडरल इश्यूज़ पे, जो भी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है इस मीटिंग में, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में। तो यही था इसके बारे में, और इसकी 7 मीटिंग हो चुकी है, ये 8वीं मीटिंग हो रही है आज। 2015 में पहली मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है एंजल टैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली जीएस पेपर 3 में, मेंस में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, उसने देखो 21 कंट्री, 21 देश ऐसे हैं जहां से इन्वेस्टमेंट आती है, मतलब इन्वेस्टर हैं कुछ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडिया में, वो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हमारे इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, बाहर देशों से, और हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब निवेश, किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदना, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड का मतलब ये है, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा ले, लिस्ट करा ले, रजिस्टर नहीं लिस्ट करा ले, तो फिर वो हो जाएगी लिस्टेड कंपनी। यानी कि हमारे इंडिया में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें लिस्ट करा ले तो वो लिस्टेड कंपनी। उसने नहीं लिस्ट कराया अपना शेयर वगैरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो अनलिस्टेड कंपनी बोल देंगे उसको। तो कोई इन्वेस्टर अनलिस्टेड कंपनी है जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसको क्या है, छूट दी जाएगी, कुछ एग्जेम्पशन दी जाएगी एंजल टैक्स से। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी जारी किए गाइडलाइंस। तो हमें जानना है एंजल टैक्स होता क्या है। देखो ये टैक्स होता है, अगर मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी है, उसका जो शेयर का जो दाम है, प्राइस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा उसके शेयर का दाम बढ़ गया, और जो ये प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हुआ ना, इस एक्सेस प्राइस पे जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उस टैक्स को बोलते हैं एंजल टैक्स। समझ गए। जैसे मान लो किसी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, मान लो ए कंपनी है कोई, उसका जो प्राइस था शेयर का वो 100 रुपये था, लेकिन इसका प्राइस जो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से इसका प्राइस 100 रुपये था। लेकिन अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये थी, इससे ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ गया, मान लो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर खरीदने लगे इसके शेयर को, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। जब भी किसी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो मान लो इसका 500 1000 रुपये शेयर हो गया, 10,000 शेयर हो गया, तो ये जो एक्सेस वैल्यू बढ़ी है ना, उस पर जो टैक्स लगेगा तो उसे बोलेंगे एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स देखो, इनकम टैक्स एक्ट है हमारा 1961 का, इसके सेक्शन 56 क्लाउज 2 सब क्लाउज 7B में लगाया जाता है। ये इसमें प्रोविजन, अगर आपसे कहे कि एंजल टैक्स के लिए कोई एक्ट कानून है, बिल्कुल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है, सेक्शन 56 क्लाउज B 7B में, सेक्शन 56 क्लाउज 2 7B में। ये जो सेक्शन है ना, इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, एक फाइनेंस एक्ट लेके आए 2012 में, फिर इस इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तब ये सेक्शन जोड़ा गया था। और जो इनकम टैक्स मतलब इसमें जो टैक्स लिया जाता है एंजल टैक्स, वो कितना लगता है, 30.9% लगता है, और किस पे, एक्सेस इनकम पे, जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ उस पर ही लगता है टैक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों लगाते हैं इस पर, क्योंकि जब प्राइस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है तो किसी कंपनी को फ़ायदा होगा, मतलब शेयर का जो प्राइस है, शेयर की जो वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है तो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों लगाते हैं इसको, इसलिए लगाते हैं, देखो कुछ कंपनी की मान लो अनअकाउंटेड मनी है, मतलब उसका कोई अकाउंट नहीं है, ऐसी मनी उसके पास पैसा पड़ा हुआ है कंपनी का, और वो मान लो किसी को दे के, कोई मान लो किसी से
अनऑथराइज तरीके से शेयर खरीदवाए कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि जब मान लो कंपनी के शेयर ज़्यादा खरीदेगा कोई, मान लो ये कंपनी का शेयर है एक, इसकी 100 रुपये वैल्यू थी, अभी मान लो कुछ हज़ार लोगों ने खरीद रखे हैं, अगर मान लो अचानक से 10,000 20,000 लाख लोग खरीदने लगे इसके शेयर, तो इसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो कोई कंपनी अपने शेयर की वैल्यू अनअकाउंटेड मनी का यूज करके बढ़ाने की कोशिश ना करे, तो इसलिए इसको एंजल टैक्स को लगाया जाता है। 2019 में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि कुछ स्टार्टअप हैं जिनको एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जम्पशन दी गई कुछ सर्टेन कंडीशन पे। स्टार्टअप का मतलब ऐसी कंपनियां जो अभी नई कंपनी बनी है, 10 साल तक स्टार्टअप का स्टेटस दिया जाता है अगर उनकी जो नेटवर्थ वैल्यू है जो वो एक सर्टेन वैल्यू से नीचे है, तो उन्हें स्टार्टअप कहते हैं, यानी कि नई कंपनियां 10 साल तक। तो कौन सी स्टार्टअप को दिया जाएगा एग्जम्पशन? एग्जम्पशन का मतलब छूट, किनको एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कंपनी जो देखो DPIIT के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। DPIIT एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, कॉमर्स मंत्रालय है जो वाणिज्य के मंत्रालय, ये डिपार्टमेंट है जो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर कोई स्टार्टअप रिकॉग्नाइज है वो एलिजिबल है, उसको नहीं देना पड़ेगा एंजल टैक्स। और जिसकी वैल्यू, मान लो कोई इन्वेस्टर है, नॉन रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर है, NRI, या वेंचर कैपिटल फर्म है, या स्पेसिफाइड कंपनीज है, इनको छोड़ के बाकी मान लो अगर किसी की एग्रीगेट जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उन स्टार्टअप को नहीं देना पड़ेगा एंजल टैक्स। इसमें देखो कोई स्टार्टअप का जो शेयर है NRI भी तो खरीद सकता है। NRI आपको पता है क्या होता है? हमारे इंडिया से मान लो कोई 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है, एक साल में 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है और हमारे इंडिया का सिटीजन है, लेकिन तो उसे NRI बोल देते हैं। वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया की कंपनी में किसी में, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काउंट नहीं होगी, ना ही वेंचर कैपिटल फर्म की काउंट होगी, और कुछ स्पेसिफाइड कंपनी है ना उनकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। इनको छोड़ के अगर कोई स्टार्टअप कंपनी मान लो 25 करोड़ से ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर उसे एंजल टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं है 25 करोड़ से ज़्यादा उसकी पेड अप कैपिटल वैल्यू, तो फिर उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी कि वो नहीं देगी एंजल टैक्स। ये बात समझ गए ना? कोई स्टार्टअप है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, शेयर को बेच के जो मनी आई है कंपनी के पास, अगर वो 25 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे एंजल टैक्स देना पड़ेगा, 25 करोड़ से कम है तो नहीं देना पड़ेगा। जो एंजल इन्वेस्टर हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर को भी छूट दी गई है 100%, वो टैक्स अपना जो भरा है वो वापस ले सकते हैं। कौन? जिनकी नेट वर्थ वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है या 25 लाख से ज़्यादा उनकी पिछले 3 साल में 25 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम रही है, तो उनको 100% एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है। पहले देखो जो एंजल टैक्स है वो क्या है, रेजिडेंट जो इन्वेस्टर है उनके लिए ही केवल होता था, इन्वेस्टमेंट जो रिसीव करते थे उनके लिए ही लगाया जाता था, रेजिडेंट इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जो फाइनेंस बिल 2023 इस साल का जो बजट आया, बजट में फाइनेंस बिल होता है पेश पार्लियामेंट में, तो फाइनेंस बिल 2023 का जो फाइनेंशियल बिल है उसमें ये नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। यानी कि पहले जो एंजल टैक्स की प्रोविजन थी वो केवल रेजिडेंट इन्वेस्टर, हमारे इंडिया में जो रह रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए ही एंजल टैक्स होता था। लेकिन अब ये नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि कोई नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है तो भी एंजल टैक्स लगेगा उस कंपनी में जो कंपनी के शेयर या उसके जो शेयर खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, तो भी उस कंपनी पे एंजल टैक्स लगेगा। तो यही याद रखना है इसमें बस। नेक्स्ट टॉपिक है इलाया पेरुमल। देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेनली आप ऐसे वगैरह जो इक्वेलिटी से रिलेटेड टॉपिक आता है उसमें यूज कर सकते हो, एथिक्स के टॉपिक में जो इक्वेलिटी से रिलेटेड आता है। इलाया पेरुमल देखो एक दलित लीडर थे, ये इनकी डेथ हो चुकी है। इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या होता था, जो मंदिर थे उनमें जो प्रिस्ट थे, पुजारी, वो देखो हेयर डाटरी थे। हेयर डाटरी का मतलब जैसे एक मंदिर में पुजारी है ये ए आदमी, अब इसका जो बेटा होगा फिर वो बेटा इसका बनेगा, उसके बेटे का बेटा होगा वो मंदिर में पुजारी रहेगा, मतलब ये हेयर डाटरी सिस्टम चल रहा था। तो इसको अबॉलिशन कराने के लिए बहुत भूमिका निभाई थी इलाया पेरुमल ने। इलाया पेरुमल ने इसके लिए कैंपेन वगैरह चलाए और फिर तमिलनाडु में 1970 में
एक एक्ट पास कर दिया गया, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट। इसके तहत जो हेरेडाटरी सिस्टम था ना प्रीस्टहुड का, वो हटा दिया और सभी कास्ट को अलाउ किया। कोई भी कास्ट का जाति का आदमी हो वो प्रिस्ट बन सकता है, पुजारी बन सकता है मंदिर में। और ऐसा नहीं है अगर ये ए आदमी मंदिर में पुजारी है तो उसका बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा पुजारी बनेगा, तो ये सिस्टम हटा दिया गया। तो इसलिए ये फेमस है, यानी कि इक्वलिटी लाने का इन्होंने काम किया समाज में, इलाया पेरुमल ने। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन मोबिलिटी पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में। देखो अभी ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने एक माइग्रेशन मोबिलिटी पैक्ट साइन किया है, माइग्रेशन मोबिलिटी पैक्ट। इसमें क्या होगा, जो भी मान लो माइग्रेटेड पीपल जाते हैं, जैसे माइग्रेट कर जाते हैं, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया चले जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, बेनिफिट के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हो, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं कोई स्टूडेंट्स, या ग्रेजुएट्स हो जॉब के लिए जा रहे हैं, या कोई रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है, या कोई बिजनेस पीपल है बिजनेस करने जा रहा है, तो इसमें आपस में 2 वे एक्सचेंज जो होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये प्रमोट होगा। पीपल टू पीपल टीज भी होंगी, मतलब लोगों में आपस में, मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लोगों में आपस में कांटेक्ट इंक्रीज होगा। इसकी वजह से ये जो मोबिलिटी पैक्ट है, इसमें देखो जो नए टैलेंट है, जैसे मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये ऑलरेडी जो मेट स्कीम है, इसके अंदर जो स्किल्ड पर्सन है उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। और अदर डेवलपमेंट है जो इंडिया ने अनाउंस किए हैं इसके अंदर। इसमें देखो इंडिया क्या है, ब्रिस्बेन में एक वो ओपनिंग करेगा कंसुलेट। कंसुलेट क्या होते हैं, जैसे देखो एम्बेसडर होता है ना, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बोलते हैं एम्बेसडर। जैसे इंडिया का एम्बेसडर दूसरी कंट्री में है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के हमारे इंडिया में एम्बेसडर बने हुए हैं, या कंसुलेट। तो जो एम्बेसडर होता है ना, एक तरह से ये समझ लो, जैसे इंडिया का है ऑस्ट्रेलिया में कंसुलेट या एम्बेसडर, वो इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंटेशन करता है इंडिया का। जैसे इंडिया को कोई साइन करना है एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बार बार थोड़ी ना कोई जाता है इंडिया से वहाँ पे, मान लो नहीं जाना है, कोई विजिट नहीं है किसी की भी, प्राइम मिनिस्टर या किसी की भी, तो फिर क्या है, जो इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर हैं या कंसुलेट, वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाके साइन कर लेते हैं गवर्नमेंट के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मान लो कोई साइन करना हो एग्रीमेंट, वो कर लेते हैं। या फिर कोई और वीज़ा का काम हो, सब ये कौन करता है, वीज़ा देने का काम, लेने का काम, ये सब ये कौन करते हैं, कॉन्सुलेट वगैरह करते हैं, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर जो होता है बड़ा ऑफिसर होता है, एम्बेसडर का काम कम करने के लिए इसके नीचे कंसुलेट बना दिए जाते हैं। तो ये कंसुलेट ब्रिस्बेन में इंडिया खोलेगा। इससे पहले देखो पर्थ, मेलबोर्न और सिडनी, इनमें खुला हुआ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया देखो हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाएगा। इसके लिए हाइड्रोजन है जो एक, इसको ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो। और ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है ग्रीन एनर्जी समझी जाती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो ये समझ लो एक एरिया है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है गुजरात में गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, GIF, गिफ्ट की जो स्पेलिंग होती है वही है GIFT, गिफ्ट सिटी, यानी कि गिफ्ट शहर। और उसमें बनाया हुआ एक सेंटर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसा इसके नाम में फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस होती है उसको मैनेज करने के लिए सेंटर बनाया हुआ है उसमें, गिफ्ट सिटी में। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन आए इस एरिया में, फॉरेन इंस्टीट्यूशन आए, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है अपनी ब्रांच खोलने वाली है इंडिया में, तो यहाँ पे खोले, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, तो इनमें कुछ चेंज किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसने देखो अभी अनाउंस किया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में आती है, स्टेम में, स्टेम का मतलब है ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस फील्ड में आती है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिनटेक की फील्ड में आती है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मान लो कोई डिग्री करा रही है यूनिवर्सिटी, फॉरेन की यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सेंटर खोल रही है किस पे, IFC में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। तो ये क्या है, इसको ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो इसका, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी प्रोविजन को नहीं माननी पड़ेगी, इससे एग्जाम्पशन दे दी, उसे छूट दे दी। क्योंकि हमारे इंडिया में देखो जो यूनिवर्सिटी होती हैं
उनको किससे परमिशन लेनी होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसके लिए एक्ट बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट, तो उसकी प्रोविजन माननी होती है। ऐसी अगर कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो उसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट की प्रोविजन माननी होती है। लेकिन जो अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी इस IFC सेंटर में आके खोलेगी अपनी ब्रांच, तो इन दोनों एक्ट से उसको एग्जाम्पशन दी गई है, छूट दी गई है। तो याद रखना, स्टेटमेंट में ऐसे देके पूछा जा सकता है कि इन एक्ट के अंदर वो आती है, नहीं आती, इन एक्ट की प्रोविजन उन पर लागू नहीं होंगी, छूट दे दी गई है। रेगुलेशन होगी, लेकिन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारी कंट्री में वो उनको मानना पड़ेगा। और जैसे IFC सेंटर है, ये देखो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होगा इसका। जो IFC सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसका भी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होगा उन कोर्स पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी आके जो यहाँ पे कोर्स देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उन कोर्स पे जो जुरिस्डिक्शन चलता है IFC का, वो लिमिटेड रहेगा। तो इसका टारगेट क्या है? क्यों रखे गए ये एग्जाम्पशन? इसलिए रखे गए ताकि कोई विदेशी यूनिवर्सिटी आए, अगर उन पे गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करे, अपने रूल्स रेगुलेशन चलाए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की रेगुलेशन जारी हो, ऑल इंडिया काउंसिल है जो इसकी, जो ये एक्ट है ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल एक्ट, इसकी रेगुलेशन जारी हो, प्रोविजन जारी हो, तो वो फिर उनको ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, अपनी मर्जी से वो रूल्स रेगुलेशन जो बनाते हैं यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी हो और अच्छी वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, इसके लिए दी गई है ये इनको छूट। अब जान लेते हैं थोड़ा IFC सेंटर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये देखो एक सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर ही बना हुआ, गिफ्ट सिटी है जो गुजरात में, उसी के अंदर। क्या काम करता है ये ना अट्रैक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे IFC सेंटर के पास गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक आए, इंटरनेशनल बैंक यहाँ पे अपनी ब्रांच खोलें आके फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और जब वो ब्रांच खोलेंगे तो लोन प्रोवाइड करेंगे कंपनी वगैरह को। इसके से क्या है? बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट होगा, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है इनको, तो ये होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में क्या है? स्टार्टअप खुलेंगे, बिजनेस खुलेंगे इसकी वजह से, जब बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो इसके लिए IFC सेंटर बनाया गया है। जैसे देखो और भी बहुत सारे, जैसे हमारे इंडिया में गिफ्ट सिटी है, इसकी तरह और भी सिटी बनी हुई हैं, ऐसे एरिया डिक्लेयर हुए हैं दूसरी कंट्रीज ने। जैसे दुबई में है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर में है सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल सेंटर, कॉमर्शियल कोर्ट, संघई चाइना में है संघई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। तो ये क्या है? बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रमोट करने के लिए ऐसे एरिया डिक्लेयर कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं कुछ, कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, इंटरनेशनल बैंक आए और वो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को प्रमोट करें हमारे इंडिया में। इस वजह से ये गिफ्ट सिटी खोली गई है। नेक्स्ट टॉपिक है समर्थ कैंपेन। समर्थ कैंपेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो समर्थ कैंपेन अलग है और समर्थ स्कीम अलग है, याद रखना। ये समर्थ कैंपेन है, समर्थ अभियान, और अगर स्कीम लगी हो तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है, जो कपड़ा उद्योग मंत्रालय हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो वो है समर्थ स्कीम। वो क्या है? कपड़ा उद्योग को प्रमोट करने के लिए समर्थ स्कीम। और ये है समर्थ कैंपेन अभियान। ये किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास का मंत्रालय है, उसका है ये कैंपेन अभियान। इसमें क्या काम करना है? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रमोट करना है, कि ग्राम पंचायत में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, अभी लेन देन होता है, अभी वो डिजिटली नहीं होता, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, पैसे का लेन देन डिजिटल हो, डिजिटल पेमेंट करें। इसका टारगेट यही है कि 50,000 ग्राम पंचायत में महिलाओं को भी डिजिटल पेमेंट के लिए प्रमोट किया जाए और ग्राम पंचायत को भी। इसमें रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, हिस्सेदारी करें, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो बेनिफिट है वो उठा सकें। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, उसी का ही पार्ट है ये जो समर्थ कैंपेन चलाया गया है। तो यही था इसके बारे में, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। समर्थ स्कीम क्या है अलग से। कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो न्यूज में थे, जैसे एक देखो स्पार्टली आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड, आइलैंड को द्वीप बोलते हैं हिंदी में, द्वीप,
ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, द्वीप या आइलैंड। ये कहाँ पे स्पाइटली आइलैंड, ये देखो इधर देखो साउथ चाइना सी में है ये चाइना देख रहे हो आप, ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पे है स्पाइटली आइलैंड। इस पे देखो चाइना अपना क्लेम करता रहता है, चाइना कहता है ये सारा का सारा मेरे आइलैंड है। इसमें देखो लगभग बहुत सारे आइलैंड है, 100-110 के लगभग आइलैंड है इस स्पाइटली आइलैंड में, छोटे 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 छोटे। तो चाइना क्लेम करता है अपना, इधर वियतनाम भी कहता है ये मेरे आइलैंड है, इन पे क्लेम करता है। इधर ये फिलीपींस भी दावा ठोकता है कि मेरे आइलैंड है, इधर ताइवान कहता है कि ये मेरे हैं। तो इन सब इनमें डिस्प्यूट चलता रहता है इनको लेके। तो ये अभी न्यूज में थे स्पाइटली आइलैंड। नेक्स्ट एक टॉपिक है एक्सोमार्स। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। एक्सोमार्स जो ट्रेस गैस ऑर्बिटर, ये क्या है, टीजीओ ट्रेस गैस ऑर्बिटर। देखो ऑर्बिटर का मतलब होता है चक्कर लगाने वाला। एक ये देखो, ये समझ लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, सैटेलाइट है जो चक्कर लगाएगा किसके, मार्स के, मंगल ग्रह के। ये एक भेजा है सैटेलाइट मिशन, किसका है ये, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो मार्स के मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा। ये देखो 2 एजेंसी ने मिलकर भेजा है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है जो यूरोप की, एक रसिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की है ना इसरो, जो स्पेस में रिसर्च करती रहती है स्पेस के लिए और सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसे रसिया की एजेंसी है स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। तो रोसकॉस्मोस ने और ईएस से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये 2016 में लॉन्च किया था एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। अभी न्यूज में क्यों है, अभी न्यूज में इसलिए, इसने देखो कुछ अभी स्टडी की है और इसलिए भेजा था ये कि मार्स जो ग्रह, मंगल ग्रह, उसके जो एटमॉस्फेयर है उसकी ये स्टडी करता है, एटमॉस्फेयर की, जो मार्स का मंगल ग्रह का वातावरण है उसकी स्टडी करता है और उस पर देखता है कि कौन कौन सी गैसेज हैं वहाँ पे, मीथेन गैस है या कौन सी गैस है, इनकी स्टडी करता है, अध्ययन करता है। ये जो मिशन है एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।